सोलो के आर्थिक वृद्धि मॉडल में आज हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि कहां पर स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पॉइंट निर्धारित होगा, कहां पर अस्थायी वृद्धि की दर स्थापित होगी रेखा चित्र पर। गत जो हमारा वीडियो था वह तीसरा वीडियो था सोलो के आर्थिक वृद्धि मॉडल का, और यह चौथा वीडियो है सोलो के आर्थिक वृद्धि मॉडल का। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि स्थायी दर कहां पर निर्धारित होगी। तो वहां पर हमने उसका जो मौलिक वृद्धि समीकरण था उसको निकाला था और बताया था कि जहां पर एस वाई बराबर एन प्लस डी के होगा वहां पर अस्थायी वृद्धि क्या होगी, स्थापित होगी। और वो अस्थायी जो वृद्धि की दर है अर्थव्यवस्था में, उसी दर से दीर्घकाल में किसी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने का काम करेगी। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि स्थायी वृद्धि की दर वहां पर होगी बराबर कि जहां पर एस वाई इज इक्वल टू एन प्लस डी के होगी। तो जो एस है ये कुल आय का एक भाग है, इसका अनुपात निश्चित होता है। कुल आय में से जो बचत होती है सोलो मॉडल में उसका अनुपात निश्चित होता है कि माना कि 100% में से जो बचत हो रही है 25% हो रही है तो वह 25% ही रहेगी। ओके, इसके अलावा जो सोलो है उसने औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति, क्योंकि हमने एस छोटा लिखना है और वाई, तो इस प्रकार से ये जो बचत प्रवृत्ति है, ठीक है, सेविंग प्रोपेंसिटी है, इसके लिए उसने औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति दोनों में भेद नहीं किया है, अंतर नहीं किया। उसके इस मॉडल में औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति एक ही मान ली गई हैं, जबकि हकीकत में दोनों की डेफिनेशन अलग अलग होती हैं। गत वीडियो में या सोलो मॉडल के किसी वीडियो में मैंने क्या कहा कि औसत बचत प्रवृत्ति के स्थान पर हमने औसत उपभोग प्रवृत्ति को पढ़ दिया था या लिख दिया था, या सीमांत बचत प्रवृत्ति के स्थान पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को लिख दिया था। तो एक वह त्रुटि थी, तो उस त्रुटि को या गलती को आप ठीक कर लेंगे और वहां पर होगा औसत बचत प्रवृत्ति या सीमांत बचत प्रवृत्ति, क्योंकि सारा जो उसका फोकस है वो सेविंग पर है। ठीक है जी, सेविंग पर है अर्थात बचत प्रवृत्ति पर है, उपभोग प्रवृत्ति पर नहीं है। इसलिए इस मिस्टेक को क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एपीएस हो जाएगा, जो यहां पर लिखा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस हो गया औसत बचत प्रवृत्ति, और सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, शॉर्ट में ही हो गया। अगली बात है कि सोलो के मॉडल में जैसे मजदूरी है, मजदूरी किसको मिलती है, ब्याज है, ब्याज किसको मिलता है, कीमत किसकी होती है, इन सबको उसने क्या मान लिया, इनमें चेंज होता रहता है। अर्थात मजदूरी की दर क्या होती है, बदलती रहती है, मतलब कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। ऐसे ब्याज की दर कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, कीमतें कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं लोचदार। तो उसने अपने मॉडल में मजदूरी, ब्याज की दर और कीमत को क्या माना है, लोचदार माना है, अर्थात परिवर्तनशील माना है। अभी यहाँ पर ये आने वाला है। सबसे पहले हमने क्या करना है, दो अक्ष ड्रॉ करने, यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर लिखना है y, यहाँ पर लिखना है o, इतना काम करना है। ये जो पड़ी लाइन हमारा है क्षैतिज अक्ष, ओरिजेंटल एक्सिस, इस पर हमने क्या मापना है, प्रति श्रमिक पूंजी। ठीक है जी, कि प्रति श्रमिक पूंजी कैसे निकाली जाती है, K/L, कुल पूंजी में श्रमिकों की संख्या से भाग देना है। तो इस प्रकार से इस पर ये लिखा जाएगा। और जो हमारा वाई एक्सिस है इस पर लिखेंगे प्रति श्रमिक उत्पादन। प्रति श्रमिक उत्पादन का अर्थ होता है कि एक श्रमिक कितना उत्पादन करता है। इसी को दूसरे रूप में कहेंगे प्रति श्रमिक आय, कि एक श्रमिक की आय कितनी होती है, औसत आय जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पर कैपिटा इनकम, PCI। तो कुल मिलाकर वाई एक्सिस पर इसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो प्रति श्रमिक उत्पादन या प्रति श्रमिक आय कैसे निकाली जाती है, Y/L, अर्थात कुल आय में क्या करना है,
जनसंख्या या श्रमिकों की संख्या से भाग देना है। उसके बाद जो आंसर आएगा, जो औसत निकलेगा, वह प्रति श्रमिक उत्पादन या प्रति श्रमिक आय कहलाएगा। तो ये सॉल्ट है Y/L एंड K/L। ठीक है जी। अब प्रति श्रमिक पूंजी और प्रति श्रमिक उत्पादन के बीच क्या संबंध है, इसको यहां समझना है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, क्योंकि डायग्राम तो मेरा बिल्कुल रेडी कर रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से एक लाइन जो जाए सबसे ऊपर जा रही है, इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करनी है। यह मैंने सोलो मॉडल के दूसरे वीडियो में बताया था कि यह सोलो का जो है एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन है, सकल उत्पादन फलन है, जिसमें वो बतलाता है कि जैसे जैसे हम इधर की तरफ चलेंगे तो बढ़ेंगे। ठीक है, प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। कौन सा उत्पादन, प्रति श्रमिक उत्पादन, क्योंकि उत्पादन यहां मापेंगे। ओके, तो उत्पादन बढ़ता है। ओके, लेकिन एक सीमा पर जाने के बाद, अधिकतम सीमा के ऊपर जाने के बाद उत्पादन घटने लगता है। क्यों घटता है, क्योंकि यहां पर पैमाने का जो घटता प्रतिफल है वह लागू हो जाता है कि श्रमिक और पूंजी तो बढ़ेंगे लेकिन उत्पादन घटने लगता है। इसलिए इसको देखो किस प्रकार से हमने ड्रॉ कर रखा है, इसी रूप में इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, और यहां पर लिखा है y इज इक्वल टू f और ब्रैकेट के अंदर है k। यह सोलो का क्या है, यह सोलो का सकल उत्पादन फलन है। ओके, ये सॉल्ट रूप में है। तो इस प्रकार से इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। अब दूसरा काम क्या करना आपने, दूसरा काम आपने यहां से जो हमारी ये वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है जी, ये वाली 45 डिग्री पर एक सीधी रेखा खींच देनी है आपने। किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से 45 डिग्री पर। ठीक है जी, और वो रेखा क्या प्रदर्शित करेगी, ये रेखा ये प्रदर्शित करेगी n+dk। ठीक है जी, ये जो सीधी रेखा बनेगी कौन सी वाली, ये जो नीचे वाली है, ये जो है ये दिखाएगी n+dk। ठीक है, n क्या है, नंबर है, जिसमें हमने आपको बताया था गत वीडियो में कि जो पूंजी है और जो लेबर है, मतलब श्रमिक हैं, इनमें जो वृद्धि होती है वह n रेट से होती है, n रेट की दर से होती है। तो दोनों में जो रेट रहता है, अर्थात चेंज होने की जो दर है प्रतिशत में, वो क्या होती, समान होती है। इसलिए जो n है, ये जो नंबर है, ये प्रदर्शित करता है कि पूंजी और श्रमिकों की संख्या, या इसी को कहेंगे जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, दोनों में बराबर होती है। ठीक है जी, इसलिए ये वाली जो रेखा है ये सीधे 45 डिग्री पर सीधी खींची जाएगी। ओके, तो और ये रेखा के लिए n+d आप लिख लेंगे। ठीक है जी, ऊपर की रेखा के लिए ये आ गया, ये तो उसका सकल उत्पादन फलन की रेखा है। अब अगला काम क्या करना है आपने, अभी ये जो रेखा है यहां से 20 से जाएगी। ठीक है जी, इस प्रकार से, और इसको यहां ले जाना है, जिस प्रकार से मैंने बना रखा, प्रैक्टिस करेंगे, और इस प्रकार से इसको नीचे लाना है। तो ये जो तीसरी रेखा है ये दिखा रही है SY यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये SY है जो कि क्या दिखला रही है, बचत प्रवृत्ति को दिखा रही है, अर्थात बचत को दिखला रही है। ठीक है, तो सोलो के मॉडल में कहां पर स्थायी संतुलन स्थापित होगा, तो दूसरी भाषा में कहां पर स्थापित होगा कि जहां पर S इज इक्वल टू I होगा, अर्थात जहां पर बचत बराबर निवेश होगा। इसी को ये भी बतलाने का काम कर रहा है कि बचत जहां पर किसके बराबर होगी, निवेश के बराबर होगी, वहां पर स्थायी संतुलन का पॉइंट क्या होगा, स्थापित होगा, निर्धारित होगा। अब देखिए ये जो बचत की रेखा है, ठीक है जी, ये वाली, इसने इस n+d के रेखा को यहां पर क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, मतलब काटा है, कटवाना है भाई, सीधे खींचना है इसको, इसके ऊपर से लाना है इसको। ठीक है, इसके ऊपर से लाना है और यहां पर इसको टच कराना है, उसके बाद इसको नीचे की तरफ लाना है, नीचे की तरफ इसको लाना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल आपके पास टेबल नहीं दे रखे कि टेबल के अनुसार ही आप क्या करेंगे, बनाते चले जाएंगे। इसमें एक सीधा सा तरीका है, पहले इसको ऊपर ले जाना है और यहाँ पर इसको एक जगह इससे इसको टच करेगा और इसके बाद इसको नीचे को लाना है और इस पर लिख देना SY। ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं।
तो जहां पर n प्लस डी के एस वाई है, ये दोनों जहां पर एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है जी, जैसे यहाँ बताया है एस वाई इज इक्वल टू एन प्लस डी के, यहाँ पर बराबर हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटने का काम कर रही है। जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो इस ई पॉइंट पर, इस ई पॉइंट पर क्या है, इकोनॉमी अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में जो दर या पॉइंट स्थापित हो रहा है वो कौन सा होगा, आर्थिक वृद्धि का स्थायी संतुलन बिंदु, ठीक है जी। तो यहां पर ई बिंदु पर इक्विलिब्रियम स्थापित हो रहा है अस्थायी वृद्धि का, ठीक है जी। इसको यहां से एक लाइन नीचे ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस पर लिखना है के स्टार, क्या लिखना है, के स्टार। अभी के स्टार क्या बतला रहा है, ये के स्टार ये बतला रहा है प्रति श्रमिक पूंजी, ठीक है जी, प्रति श्रमिक पूंजी के स्टार पर, ठीक है, कि एस वाई अर्थात एस वाई और एन प्लस डी के ये एक दूसरे के बराबर हैं, या इसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहां पर दोनों बराबर हैं। ओके, तो इसलिए यहां पर स्थापित हो गया कौन सा बिंदु, आर्थिक वृद्धि का स्थायी बिंदु, ठीक है, पॉइंट हो गया। ओके, इस पॉइंट से एक रेखा इधर खींचनी है क्योंकि इसका मापन यहां करना है। तो यहां पर देखेंगे उस समय कि जबकि के ओ के स्टार, ठीक है, प्रति श्रमिक पूंजी पर ई पॉइंट पर स्थायी संतुलन है, तो इधर मापेंगे उसमें बचत कितनी है, बचत है एस वाई, ठीक है, सांकेतिक अक्षर में बचत क्या है, एस वाई है। ओके, अब इसके ऊपर नजर डालनी है। आपने क्या करना है, इसका और इसका गैप, इस लाइन को थोड़ा ऊपर खींचना है जिससे कि ए अधिकतम गैप को दिखा सके, अधिकतम अंतर को दिखा सके। क्यों, आप इसको देखते हैं, यहां पर हो गया, तो इस रेखा को ऊपर ले जाना, पहले नीचे ले गए, इस रेखा को ऊपर खींचना है और उसके बाद इसको इधर मिलाना है, ठीक है। इधर हम क्या माप रहे हैं, प्रति श्रमिक उत्पादन या प्रति श्रमिक आय, ठीक है। तो इस ई पॉइंट पर या के स्टार प्रति श्रमिक पूंजी पर जहां पर स्थायी संतुलन है उसके ऊपर गए, तो यहां पर जो हमारा y इज इक्वल टू एफ के, जो कि सकल उत्पादन फलन है, यहां पर इस बिंदु पर, ठीक है, यहां मिली लाइन इधर खींचेंगे तो प्रति व्यक्ति प्रति श्रमिक जो आय है वो सबसे अधिक है, ठीक है जी। तो इसके लिए लिख दिया वाई स्टार, क्या है, वाई स्टार लिख दिया। ओके, क्योंकि यहां से लेकर ऊपर बढ़ा है, इधर बढ़ा है, तो इतनी आय, ठीक है, प्राप्त हो रही है या इतना उत्पादन प्राप्त हो रहा है प्रति श्रमिक, ठीक है जी, प्रति श्रमिक इतना उत्पादन या आय प्राप्त हो रही है, जबकि स्थायी संतुलन का बिंदु ई है। ओके, अब आपने क्या करना है, तो ठीक है, इसको पीछे देखना, ठीक है, यहां तो हमने देख लिया कि स्थायी संतुलन का बिंदु हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, ये जो ऊपर की रेखा है ये पूरी की जो बचत की रेखा है, ठीक है, एस वाई रेखा है, और नीचे की जो रेखा है ये वाली, ठीक है, ये वाली हमारी ये इन्वेस्टमेंट की रेखा है, ये निवेश की रेखा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो निवेश की रेखा भी नीचे है और जो ऊपर से जा रही है बचत की रेखा ऊपर है, ठीक है, ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि संतुलन का बिंदु हमने यहां पर स्थापित कर दिया, नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बचत अभी पर्याप्त है, ठीक है जी, प्रति श्रमिक पूंजी हमारे पास ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, और जब तक ये इसके बराबर नहीं होता है तब तक काम नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो प्रति श्रमिक जो पूंजी है वो बढ़ती चली जाएगी। अब हम देखते हैं इस K1 पॉइंट पर, ठीक है जी, क्या करना है हमने यहां पर और यहां पर देखना है, क्योंकि इस पॉइंट पर देखिए कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की रेखा है वो नीचे है, जो कि बचत की रेखा हमारी ऊपर है, ठीक है जी, बचत क्या है, ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, तो इन्वेस्टमेंट की तो जरूरत है, तो ये फिर आगे बढ़ेगा। ओके, तो यहां पर देखते हैं हम इस और इसके बीच, तो अभी गैप है, ठीक है, बचत ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम दिखा रहा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में आगे बढ़ेगा। लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और इसको इधर मिलाते हैं, तो K1 पॉइंट पर जो आय है,
या प्रति श्रमिक उत्पादन है वो कितना है, इतना है। ठीक है जी, इतना है, अर्थात के स्टार की तुलना में क्या है, कम है, क्योंकि के स्टार पर तो इतना जा रखा है। ठीक है जी, यहां पर तो इतना ही आ रहा है। ओके, तो इसलिए क्या होगा, आगे निवेश बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कहां तक चला जाएगा, कहां तक चलता जाएगा, यहां तक चला जाएगा, पूंजी की मात्रा को यहां तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, तो इधर इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं तो इकोनॉमी क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, लेकिन इसका ठीक उल्टा यदि हम देखें, इससे आगे देखो, ये बचत की रेखा ये नीचे लानी है। ठीक है, और ये चली गई ऊपर, अब ये बचत तो नीचे गिर गई। ठीक है जी, बचत क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, और जबकि इन्वेस्टमेंट करने की रेखा ऊपर हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट कहां से होगा, जब बचत होगी, तो बचत से ही क्या होगा, पूंजी निर्माण होगा। ठीक है जी, तो ऐसी स्थिति में यहां पर तो अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है। ठीक है जी, इधर से बढ़ी तो इधर संतुलन पहुंच गई, लेकिन इसके बाहर जाने पर तो ये असंतुलन की स्थिति में हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहां से लेकर और यहां का जो गैप है वो बढ़ गया है। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट चाहिए ज्यादा, जबकि उसके लिए बचत क्या हो गई है, कम हो गई है। तो तब क्या होगा, यदि यहीं पर यदि देख लें, तो हम इसको यदि यहाँ से नीचे लाइन खींचें और K2 लिखें और यहाँ से इसके ऊपर यहाँ से इस लाइन को यहाँ मिलाएं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से एक लाइन यदि यहाँ ड्रॉ कर दी जाए, तो यहाँ पर जो प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ने वाला है, ठीक है जी, इतना प्रति श्रमिक पूंजी चाहिए, और यदि मिल भी गई तो लगा दिया, तो आउटपुट बहुत ही कम मिल रहा है। आउटपुट क्या है, बहुत कम मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, घाटा होगा। तो सोलो ने क्या कहा, ऐसी स्थिति में, ठीक है जी, कि जब बचत कम होगी, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये पीछे की ओर आएगा। ठीक है जी, ये पीछे की ओर, इधर से ये पीछे की ओर आएगा। और ये पीछे की ओर कैसे आएगा, उसने कहा इसको बाजार की शक्तियां, ठीक है, कि जैसे हमने कहा मजदूरी, ब्याज की दर, कीमतों में परिवर्तन होने से, ठीक है जी, ये दोनों क्या करेंगे, ये पीछे की ओर खिसकेगा। ठीक है जी, ये पीछे की ओर जाएगा, कहां तक जाएगा, जबकि वो ई पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता, और फिर इकोनॉमी क्या होगी, स्थायी संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। ठीक है जी, और इस पॉइंट से जैसे हमने कहा, यहाँ पर आय अभी कम है, गुंजाइश है, क्योंकि बचत की रेखा ऊपर है। ठीक है, तो इस अवस्था में इकोनॉमी यहां तक ग्रो करेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, इधर बढ़ेगी, लेकिन अंततः जो इक्विलिब्रियम होगा, स्थायी संतुलन, वह ई पॉइंट पर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर एस वाई इज इक्वल टू एन प्लस डी के है। तो ये वाला डायग्राम बहुत ही आसान है, इसको बनाने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसमें टेबल तो है नहीं कि आपने उसको यहाँ से मिलाना है। ठीक है, आपने ये देखना है कि पहला हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारा ये 45 डिग्री की लाइन चली जाएगी, एन प्लस डी के हो जाएगा, और उसके बाद इस सेविंग वाली रेखा यहाँ से जाएगी, और इसको इसको यहाँ करना है, इसको नीचे लाना है। ठीक है जी, तो इतना आप काम आपने करना है, और जो जो हमने ये बताया है इसका वर्णन करना अपना है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर अस्थायी जो आर्थिक वृद्धि की दर है या जो पॉइंट है वो प्राप्त होगा, कि जबकि प्रति श्रमिक पूंजी को बढ़ाया जाएगा। साथ ही ये भी ध्यान में रखना है कि ये क्या है, ये क्या है। ठीक है जी, ये क्या है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। तो आशा करते हैं कि यह रेखा चित्र आपकी समझ में आ गया होगा।